हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने सीखा कि हमने डिस्क्रीट सिस्टम का और किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमने लास्ट अपने 2-3 लेक्चर्स में ही सीखा। आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है जी। मोशन के बारे में बात करने वाले। क्या हमने बेसिकली करना है इसमें, हमें ये फाइंड करना है कि लेट अस सपोज हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। एग्जांपल के तौर पे 3 पार्टिकल्स हैं, इसका कुछ मास है m1, इसका कुछ मास है m2, इसका कुछ मास है m3। इनकी कुछ ना कुछ लोकेशंस हैं। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी v3 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी v1 वेक्टर, और ये किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी v2 वेक्टर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जब ये तीनों पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन से मूव करेंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी डिस्प्लेस होगा। सीधी सी बात है, वो भी मूव करेगा क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और उस फॉर्मूले को फिर यूज करके हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये सबसे पहला काम रहेगा हमारा। सिमिलरली देन वी सी कि अगर ये पार्टिकल्स कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे थे, a1 इसका एक्सेलरेशन है m1 का, और दो बॉडीज ले देते हैं, m2 एक और पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन a2 है, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तब इनके सेंटर ऑफ मास का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास जो है वो ये पॉइंट है cm, उसका किसी और डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा acm। तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिससे हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सके। एक ये छोटा सा फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। एक हमें ये देखना है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तीसरा पॉइंट जो हमें देखना है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, इन दैट केस वी हैव टू प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। ये सीधा ही न्यूटन सेकंड लॉ ही है, F इज इक्वल टू ma, हमें पहले से ही पता है ना। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए तो हम ऑलरेडी लिखते ही हैं इस इक्वेशन को। अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, वी विल ड्राइव इट। ठीक है, ये डेरिवेशन सिंपल सी है, वी विल ड्राइव इट फॉर दो केसेस होते हैं, फॉर 2 बॉडी सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में 2 बॉडी सिस्टम के लिए पूछ लेते हैं, इसको प्रूव करो कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है। और दूसरा हमें इसको ड्राइव करना है फॉर n पार्टिकल सिस्टम। अगर n पार्टिकल्स भी हो, सेम ही है एनालिसिस, बस वो इक्वेशन जो है हमें वो n टर्म्स तक लिख देनी होती है और कुछ नहीं है। तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए भी पूछा जा सकता है सेम ये चीज। अब अगर ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो वहां से एक और चीज निकल के आएगी कि जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की वो कांस्टेंट रहती है। सीधी सी बात है, ये भी बहुत इजी चीज है कि भाई अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो गया सेंटर ऑफ मास का, वो एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर मतलब बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा था vcm, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगी तब तक इसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी उसी के साथ ही मूव करता रहेगा। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम देखें। ठीक है जी, तो एक ये हमें करना है। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहां से हम फिर मोमेंटम लिख सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी, है ना, ये होता है ना मोमेंटम। तो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर कुछ कोलिजन्स वगैरह होंगे, मान लो ये 2 पार्टिकल्स हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था ना, 2 बॉडीज हैं m1 m2, दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 v2 एंड दे कोलाइडेड, वो कोलाइड कर गए आपस में। तो उस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता ही है, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कैसे उस इक्वेशन को लिखना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम लिख चुके हैं। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है आइसोलेटेड सिस्टम के केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट।
तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस लेक्चर में प्रूफ करनी है और एक दो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं और एक दो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज हो जाएगा ये छोटा सा काम। सबसे पहले हम ये करते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, वी फाइंड द वेलोसिटी, लेट अस फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम। ये सबसे पहला काम हम अभी करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए टू बॉडी सिस्टम में एक ये मास हो गया m1, एक यहाँ पे कहीं भी मास बना देते हैं m2 और इनके पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज z। पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे। ये डायग्राम हम ऑलरेडी कितनी बार बना चुके हैं, r2 वेक्टर, r1 वेक्टर। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस। लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस में मतलब कहीं पर भी हो सकता है। और अगर m1 m2 से बड़ा हुआ, ये सब बेसिक फंडे हैं, ध्यान से सुनते हैं। अगर ये वाला मास बड़ा है, ये छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा टुवर्ड्स द बिगर मास, वो भी हमें पता है। तो उसका पोजीशन वेक्टर हम अगर ड्रॉ कर ले तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमें पता, इतनी चीजें हमें पता है, ठीक है। अब बच्चों हमें इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखो क्या होगा, मान लो ये पार्टिकल मूव करना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी v1 और ये पार्टिकल मूव करना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी v2 वेक्टर। सीधी सी बात है। अब जब वो मूव करेंगे तो उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 एंड r2 वेक्टर, दे विल चेंज विद टाइम। तो लेट अस राइट, व्हेन m1 एंड m2 मूव with velocities v1 vector and v2 vector, the center of mass of system will start moving as r1 vector and r2 vector, ये पोजीशन वेक्टर्स है ना, will change with time। ये सीधी सी एक हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, ये हमें पता ही है। हाँ जी, तो अब RCM का फॉर्मूला क्या है, इसको लिख लेते हैं यूजिंग सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है दो बॉडीज के लिए, वो अभी हमें अच्छे से पता है, उस फॉर्मूले को हमने लिख लिया, ठीक है। ये सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। नाउ इफ आई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी dRCM बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, ठीक है। d बाय dt, देखो m1 यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं उसको पहली बार लिख रहा हूँ, r1 वेक्टर का आएगा प्लस m2 कांस्टेंट है, d बाय dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ r2 वेक्टर, क्योंकि वो चीज चेंज हो रही है, उसके साथ लगाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और m1 प्लस m2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो हो गया, ये बन गया v1 वेक्टर, ये बन गया v2 वेक्टर, तो सीधा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया VCM। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सेम ही है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज फॉर टू बॉडीज। If you have 3 or 4 or 5 bodies, then you can extend these number of terms। यहाँ पर आप m1 v1 plus m2 v2 up to mn vn तक लिख सकते। तो सबसे पहली रिलेशन जो हमारे काम की आई है ये है, इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एक दो छोटे छोटे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करें, सिमिलरली इफ द पार्टिकल्स m1, m2 स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, वो एक्सेलरेट करना शुरू हो गए, लेट अस सपोज, in that case then center of mass will also have some acceleration only if external force on system is not zero। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तब होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुई तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका हमें छोटा सा प्रूफ भी करना है। इसको अभी आपको इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये मानते हैं कि लेट F12 वेक्टर comma F21 वेक्टर be the internal forces। पहले मैं इंटरनल फोर्सेस लिखता हूं, फिर एक्सटर्नल की बात करते हैं। be the internal forces acting on M1 and M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। M1 पे F12 लग रही है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे बोला जाता है इसको, और M2 पे लग रही है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ऐसे ये टर्मिनोलॉजी है। लेट अस सपोज कि इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ऑब्वियसली इधर ही लगेगी ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इंटरनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशन के कारण, जो मासेस के कारण आ रही है। F12 इधर लग गई और F21 इधर लग गई, ये दो फोर्सेस हमारे पास लग गई, ठीक है, ओके। And there is no external force. Let us suppose there is no external force. To find acceleration of center of mass, क्या करेंगे? Using, इसको यूज कर लेंगे सिंपल, using VCM is equal to M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें पता है कि dv by dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा dvcm by dt इज इक्वल टू m1 वैसे ही कॉमन, dv1 by dt प्लस m2 dv2 by dt डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो सिंपली ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन का, जो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड, अगर आपको दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन पता है कि भाई इतना एक्सेलरेशन है और दोनों के मासेस पता हैं, तो आप सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। दो की जगह अगर 3 बॉडीज है, 4 है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स को एक्सटेंड करके। चलिए यहाँ तक तो हो गया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब वो जो स्टेटमेंट है हमारी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा, अब उसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? लेट अस प्रूव दैट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो पिछली स्क्रीन पे ये वाली है वो है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ हमें लिखना है व्हाट इज A1। A1 वेक्टर इज फोर्स ऑन पार्टिकल 1 डिवाइड बाय इट्स मास, पता है ना हमें। एक्सेलरेशन लिखना है तो फोर्स बाय मास। सिमिलरली वी नो दैट कि जो A2 वेक्टर है, दूसरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो ये है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने ये माना है कि सिस्टम पे यही दो फोर्सेस लग रही है, पहले पार्टिकल पे ये लग रही है, दूसरे पे ये लग रही है, और दोनों कौन सी फोर्सेस है? इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है। एंड लेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे वो नहीं लग रही, वो 0 है, वो हमने मान लिया इस केस में। तो देखना आंसर 0 आ जाएगा। कैसे? देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 लिख लिया आपने, यहाँ लिख देंगे F12 डिवाइड बाय m1। ये A1 की जगह मैंने ये पूरी टर्म यहाँ पे पुट कर दी, प्लस m2 A2 की जगह ये सारी टर्म यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे वो टोटल मासेस है ना, दोनों मासेस का सम। चलिए m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर ये इक्वेशन बनी F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और इसको आप पता है ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो ये ऐसे बन जाएगी। ये जो F21 वेक्टर है उसको आप माइनस ऑफ F12 लिख सकते हो, एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो लॉ है वहां से। यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ये सिंपल सी डेरिवेशन है, ऐसे एग्जाम से पूछ लेते हैं तो मैं करवा रहा हूँ। 0, ठीक है। तो मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। किस केस में? द मेन थिंग इज
देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही होती सिस्टम पे तो क्या होता, फिर यहाँ पर मैं जो m1 पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखता ना, वो सीधा उसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म ना आती, उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी आती, क्योंकि वो भी तो लग रही है ना सिस्टम पे, तो फिर जीरो नहीं होना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तब जीरो होगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस चीज का जो स्टेटमेंट है वो कैसे कैसे पूछी जाती है उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसको समझते हैं। पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। जैसे दैट इज, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थी। सिंपल एग्जांपल से समझो, ये m1 है, ये m2 है, दोनों रुकी हुई थी, ठीक है। मान लो क्या है, ये दोनों चीजें दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे आर एट रेस्ट। अब इंटरनल फोर्सेस ही लगी, सिर्फ जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आप मान लो, वो दोनों लगी, जिसके कारण ये मूव करना शुरू हो। जब ये दोनों रेस्ट पे थी तो उन दोनों का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, सीधी सी बात है। अब ये मूव करना शुरू हो गई है, ये तो मूव कर रही हैं, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों कांस्टेंट रहनी चाहिए? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी लग रही हैं? इंटरनल। ये दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? इंटरनल है। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। इसका ये मतलब है, मतलब कि अगर ये दोनों बॉडीज जाके कोलाइड करेंगी, ये इधर से मूव करना शुरू करेगी, ये इधर से मूव करना शुरू करेगी, वो कहां पे जाके कोलाइड करेंगी? दे विल कोलाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ इनिशियली m1 एंड m2 दोनों रेस्ट पे हैं, आर एट रेस्ट, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे हैं, देन VCM is 0. Therefore, when they start moving, अगर वो मूव भी करना शुरू कर दें, तब भी velocity of center of mass, then also velocity of center of mass is 0. तब भी वो 0 ही रहेगी, वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो let me write here remains at rest. ये इसका मतलब है, जब तक इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, वो वहीं पर ही रहेगा जहां पे वो पहले था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर? लेट मी राइट द स्टेटमेंट कि क्वेश्चन कैसा आएगा। वो आएगा कि भाई प्रूव दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम of particles is 0, then the center of mass remains unaccelerated। ठीक है, वही सेम चीज होगी जो मैंने पहले बोला था, और the velocity of center of mass remains constant, ये भी बोला जा सकता है। Now let us do some practical examples। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल थी कि न्यूक्लियस होता है, ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ी थी, ये सेम एग्जांपल। न्यूक्लियस होता है हमारे पास, तो न्यूक्लियस जब रेस्ट पे है इनिशियली, लेट अस सपोज दिस इज ए पेरेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के अंदर वाला हिस्सा, जो हैवी एटम का न्यूक्लियस मैंने कंसिडर किया, अनस्टेबल एटम है, ये रेस्ट पे है इनिशियली। आफ्टर सम टाइम इट डिसइंटीग्रेट्स, दो न्यूक्लियस बनाता है। एक छोटा न्यूक्लियस, उसको आप अल्फा पार्टिकल बोल लो, ठीक है, और एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर मतलब कि जो इसमें से निकला है, ठीक है। अब क्या एग्जांपल है, देखो इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे था। अब जब इसमें से कोई छोटा पार्टिकल निकला, इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में, ये m2 m1 ले लो, और दूसरे पार्टिकल को भी फिर वेलोसिटी मिलेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको m2 ले लो। लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां पर था इस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू, वो वहीं पर रहेगा, सेम लोकेशन पर। ये दोनों मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, बट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ बाइनरी स्टार्स। जैसे यूनिवर्स में, स्पेस में हमारे पास कुछ इस तरह के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें दो स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड ईच अदर लाइक दिस, और ऐसे घूमते घूमते वो आगे भी चलते रहते हैं। तो उनका कुछ सेंटर ऑफ मास होता है, यहाँ मान लो उनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहती है। अब ये सिस्टम पहले से ही मूविंग है,
ये दोनों बाइनरी स्टार यहाँ घूम रहे हैं और घूमते घूमते ये आगे भी चल रहे हैं ऐसे। तो आफ्टर सम टाइम इफ यू सी, दोनों स्टार ऐसे एक दूसरे के अराउंड ही घूमते रहते हैं सेम पाथ, लेकिन उसके साथ साथ जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो आगे भी मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से घूमते घूमते ये मोशन होता है। ये हमने यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करता है फॉर दीज टू स्टार्स। इनको बोलते हैं बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, या 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने बताना है क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल, मान लो आपने एक रॉकेट, जो दिवाली पे हम रॉकेट चलाते हैं ना, वो रॉकेट आपने उड़ाया, ठीक है, उसमें से ये निकलता है कुछ सिस्टम, ये एक सिस्टम बन गया। तो ये ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है और जाते जाते यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। अब जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा था तो इसका एक सेंटर ऑफ मास था, इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास था सी, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा था। अभी तो ये पीछे से ये इंजन लगा हुआ है, इसमें फ्यूल है, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। अब जहां पर जाके ये एक्सप्लोड हो गया, वहां से फिर जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे लाइक दिस, बट दिस सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम लाइन। अगर ये रॉकेट विस्फोट ना करता और इसमें जस्ट फ्यूल ही खत्म होता तो ये कुछ पाथ फॉलो करता ना ऐसे करके, तो एक्सप्लोड अगर ना होता तो जो पाथ उसने फॉलो करना था सेम पाथ सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा। मतलब एक फ्रेगमेंट इधर चला गया, एक फ्रेगमेंट इधर चला गया, एक उसका पार्ट इधर चला गया, बट जो सेंटर ऑफ मास है, ये पार्ट, ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप को कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम मोशन फॉलो करे जो वो पहले कर। ये सी 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 उसी पाथ को फॉलो करेगा इधर वो रॉकेट जा रहा था, ठीक है। तो ये भी वही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रही, एक्सटर्नल फोर्स ना लगने के कारण जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की दैट इज कांस्टेंट। तो व्हेन ए फायर क्रैकर explodes while moving, its center of mass continue to move along the same parabolic path। पैराबोलिक क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल बन जाएगा उसके बाद ये, along the same parabolic path along which it was moving before explosion। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल है। इसका रीजन ये है बिकॉज in this isolated system the external force is zero, therefore acceleration of center of mass is zero and its velocity remains constant। तो ये छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल सीबीएसई के एग्जाम्स में, स्कूल्स में पूछी जा सकती है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी एक और डेफिनेशन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? देखो बच्चों, अगर आपके पास एक लॉन्ग रोड है, इस तरह की रोड है, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास है, वो हमें पता है कि मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। अब जब ये रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आप रखोगे, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे, तो आप इस रोड को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो। वो जो पॉइंट होता है जहां पे आप रोड को बैलेंस कर सकते हो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सेंटर ऑफ मास वाला ही होता है, सेम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। मतलब जो सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज सेम एज सेंटर ऑफ मास इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट देयर आर सम सिचुएशंस when these two points are different। वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन, जैसे हम लिखते थे कि इट इज द पॉइंट अबाउट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे हम मानते थे ना, सेंटर ऑफ मास बोला जाता है उस पॉइंट को। अभी हम बोलेंगे ये एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से बॉडी का वेट एक्ट करता है, जहां से बॉडी का वेट, ठीक है, मास नहीं बोलेंगे, वेट बोलेंगे, और बॉडी इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाती है अंडर द
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो अभी हम लिखेंगे। तो इट इज ए पॉइंट ऑन द बॉडी आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कहीं अंदर ही होगा, आउटसाइड और इनसाइड, फ्रॉम विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ठीक है जी, द बॉडी balances about this point in a gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब अर्थ के ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम है जैसे CG और CM इकट्ठा है। द सेंटर ऑफ मास एंड CG are at same locations when number 1 the mass distribution is uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब होमोजेनियस बॉडी होती है, तब वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम है। ठीक है, तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, बॉडी होमोजीनियस हो, एक ही मटेरियल की बनी हो, तो एक ये कंडीशन है कि ये ऐसा होना चाहिए, तभी वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। दूसरी कंडीशन है द साइज ऑफ बॉडी इज नॉट सो बिग, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g बोलते हैं, इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी। ये दूसरी कंडीशन है। मतलब क्या है इसका, देखो मान लो ये अर्थ है हमारी, और अर्थ के ऊपर बड़ी सी बॉडी आपने रखी। अब अर्थ के ऊपर इतने सारे डिस्टेंस में अगर आप इतने डिस्टेंसेस की बात करोगे ना, तो ग्रेविटी वेरी करती रहती है, हर जगह सेम नहीं होती। यहाँ पे ग्रेविटी 9.82 हो सकती है, यहाँ पे 9.85 हो सकती है, इतना ही डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं रहता। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी लगती है, और उस जगह से फिर वेट जो है वो भी अलग अलग एक्ट करेगा। सीधी सी बात है, फोर्स या वेट क्या होता है, फोर्स होती है ना, वेट, मास इनटू ग्रेविटी इज वेट, तो वो डिफरेंट लगता है। फिर उस केस में अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें, वो तो बॉडी के हिसाब से फिक्स रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स में डिफरेंट लगती है, इसलिए जो CG है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इधर उधर। तो ये दूसरी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, तभी वो सेम होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी सेम। Now let us do 1 or 2 questions। हाँ जी, अब हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल एग्जांपल। मान लो ये हमारे पास 2 किलोग्राम का एक मास है, इट इज मूविंग विद दिस डायरेक्शन विद 3 i cap मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी दे दी मैंने, और एक मास ये है, इट इज 1 किलोग्राम, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 5 i cap मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, ये मासेस है। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सीधा फॉर्मूला लगेगा, m1 is 2 into 3 i cap, m2 is 1 into 5 i cap, 5 j cap, because it is going along y direction, j cap लेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास विच इज 2 + 1 3। ठीक है, तो ये बन गया 6 i cap प्लस 5 j cap डिवाइड बाय 3। 3 यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो 2 i cap प्लस 5/3 j cap मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई है। स्पीड कैलकुलेट करनी है अगर आपने, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए √2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर विच इज 25/9 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना।
दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक स्पीड v से मूव कर रहा है, दूसरा 2v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज गिवन two identical particles having same masses, they are moving towards each other with these velocities. Find the velocity of center of mass. Simple question, just to recall the things. तो आपके पास वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर बच्चे ये ना मोमेंटम है, बेसिकली वेलोसिटी इनटू मास है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मास आपने m पुट करना है, वेलोसिटी v पुट करी, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। चाहे आप आई कैप लगा दो, वो आपकी इच्छा है, आई कैप भी लगा सकते हैं। और दूसरे वाले के लिए हम फिर क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो वी विल यूज माइनस एम वी, वी नहीं आएगा 2v आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ही 2v है, आई कैप अपॉन दोनों मासेस का सम 2m। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट, ये आ गया ऊपर से, ये 2m mv माइनस होके माइनस mv आई कैप डिवाइड बाय 2m, m से m कट गया, आंसर इज माइनस v बाय 2 आई कैप। मतलब इनका जो भी सेंटर ऑफ मास है, कहीं ना कहीं पे होगा ना, लाइन ज्वाइनिंग पे होता है सेंटर ऑफ मास, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा विद दिस वेलोसिटी v बाय 2, ठीक है। वो जैसे जैसे ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। एक मास दे दिया, 2 मासेस, m1 इज ऑफ 2 किलोग्राम, m2 इज m2 इज 3 किलोग्राम, ठीक है। दो मासेस हमारे पास हैं। पहला पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ये, क्योंकि देखो ना आई कैप जे कैप आ गया। और दूसरे की वेलोसिटी है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। अब चाहे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हो या स्पेस में हो, अगर 3D में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसमें एक और कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से अगर 2 पार्टिकल्स हैं तो ये 3 है तो 3 टर्म्स आएंगी, 4 है तो 4 आएंगी, एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सिमिलरली प्लस 3 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप अपॉन टोटल विच इज 5, है ना। ये 6 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 6 और 15 21 बन गया, 21 आई कैप। यहाँ 4 बन गया, यहाँ माइनस 9 बन गया, माइनस 5 जे कैप डिवाइड बाय 5। ये आंसर आ रहा है। तो अभी इस तरह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें फाइंड कर। चलिए अब हम एक लास्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसमें अभी हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टू बॉडी सिस्टम के लिए हमने कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम का मतलब है रिजिड बॉडी, उसको आप रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं विच आर एट द फिक्स पोजीशन। अभी हम सिर्फ वेलोसिटी और ये चीजें स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये मोशन कितनी तरह का होता है। देखो, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, और एक होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। दोनों चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं। तो इन तीनों मोशंस को अच्छे से हम एनालाइज करेंगे कि क्या इनमें रिलेशन होती है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी पहले हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करें फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए
हम एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं लाइक दिस। उस रिजिड बॉडी में मान लो n पार्टिकल्स हैं, उन सब के मासेस हैं m1, m2, m3 एंड सो ऑन अप टू mn, ठीक है। एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। इन सब के पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका r1 वेक्टर मान लो, एक और पार्टिकल है, इसका rn मान लो। ऐसे ही कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरी बॉडी का, ठीक है। अभी n पार्टिकल्स हैं तो उसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, उसको हम rcm मान लेते हैं, ठीक है। एंड दैट विल बी इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब इस केस में the position vector of center of mass, position vector of center of mass is summation I is equal to 1 to n mi ri vector divided by summation I is equal to 1 to n mi। इस तरह से लिख के हम स्टार्ट करेंगे। If you want to find the velocity of center of mass, then we will differentiate this position vector। देखो वही चीज है जो अभी की रही थी, लेकिन जब एग्जाम में से एन पार्टिकल सिस्टम के लिए बोला जाता है तो लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ऐसे करवा रहा हूं, ठीक है। चीज वही है। तो उस केस में फिर कांस्टेंट टर्म मैं पहले बार लिख लूंगा यहाँ पे I1 to n mi, ये कांस्टेंट है सारा, मास नहीं वेरी कर रहा। अंदर आ गया dri वेक्टर बाय dt, और नीचे तो है ही कांस्टेंट, उसको अभी आप ऐसे ही लिख दो। बाद में आप टोटल मास भी लिख सकते हो सिस्टम का या बॉडी का, रिजिड बॉडी की बात हो रही है ना, टोटल मास बन जाएगा नीचे। तो ये बन गया सीधा ही mi vi वेक्टर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे ना ri वेक्टर को तो vi वेक्टर ही आएगा। और नीचे आप टोटल मास लिख सकते हो सिस्टम का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1 by m समेशन mi vi वेक्टर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला I is equal to 1 to n। तो इसी रिलेशन को हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए लिख सकते हैं, n की वैल्यूज 1 से 2 तक लिख के। तो इफ द बॉडी हैज ओनली 2 पार्टिकल्स देन इट बिकम्स ये आप स्पेशल केस बना देंगे यहाँ पे, स्पेशल केस। For a 2 particle system, you can write like this. Okay. Now let us find acceleration of center of mass for an n particle system. So this is also very easy to find. क्या करना आपने? Acceleration of center of mass is d by dt velocity of center of mass। उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो देखो समेशन हमें क्या करना है, d by dt ऑफ समेशन mi vi वेक्टर अपॉन mi, ठीक है। ये है I is index which is starting from 1 and going to n, अगर वहां पे n पार्टिकल्स है तो। चलो तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये समेशन mi बाहर लिख लेते हैं और बनेगा d by dt ऑफ vi वेक्टर अपॉन समेशन mi। तो ये बन गया mi ai वेक्टर विद समेशन डिवाइडेड बाय समेशन mi, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर 2 बॉडीज सिस्टम। Acceleration of center of mass is m1a1 vector plus m2a2 vector divided by m1 plus m2, ठीक है जी। तो ये है, this is for 2 body system, ठीक है। Now let us prove, ये क्वेश्चन आता है as it is, prove that
the motion of center of mass is not affected by the external force. The external force, ठीक है, on system of particles. ये क्वेश्चन आता है, ठीक है. ओके, इसकी एक और स्टेटमेंट है, वो यही है कि भाई if F external is zero on a body बोल दो, चाहे सिस्टम, चाहे आप ये बोल दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the velocity of center of mass remains constant. ये हमेशा फिर constant रहेगी क्योंकि acceleration of center of mass will be zero, तो velocity will be constant. But now we are going to prove it for n particle system. बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी कोई चीज नहीं है, बाकी सेम ही है कॉन्सेप्ट. ओके, और इस चीज को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है. न्यूटन सेकेंड लॉ ही है ये, बट किसके लिए है? फॉर ए रिजिड बॉडी. चलिए, तो ये अभी हम कर लेते हैं. ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है. वो यही है स्टेटमेंट कि भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ये भी है स्टेटमेंट और ये भी है स्टेटमेंट. तो ये डायग्राम आपने बना देना है, ठीक है. और कुछ फोर्सेस भी ड्रॉ कर देनी है, जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस F1 वेक्टर एक बना दी, एक आपने Fn वेक्टर बना दी, एक आप कहीं और पे बना दो F2 वेक्टर. ये एक्सटर्नल है. एंड देयर आर इंटरनल फोर्सेस आल्सो. जैसे अगर हम बात करें इस पार्टिकल पर किसी दूसरे पार्टिकल के कारण इंटरनल फोर्सेस लगेंगी, तो सब में इंटरनल फोर्सेस भी बहुत सारी लग रही है, ठीक है. तो वो हम लिख लेते हैं. Consider a rigid body of n particles. Let mi be the mass of ith particle and तो RI वेक्टर भी इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है. ये उस पार्टिकल का जो मैंने एक ith पार्टिकल माना, उसका पोजीशन वेक्टर RI हो गया और उसका मास mi हो गया. सिंपल. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी पार्टिकल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स. कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? एक हो सकती है इंटरनल और एक हो सकती है एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स पेयर्स में होती हैं एंड एक्सटर्नल फोर्स, ये दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है. तो अभी हम लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, है ना, वो ith लिख देते हैं उसको, एनी पार्टिकल, उसको लिख लेते हैं Fi वेक्टर. तो दैट फोर्स इज गिवन बाय, एक तो हो जाएगा बच्चे सारे पार्टिकल जितने भी हैं उन सबकी इंटरनल जो लग रही है उसके ऊपर, सबकी लग रही है ना इंटरनल, तो सारे वहीं पे बैठे हैं. तो एक ये बन जाएगा Fij लिखना है इसको वेक्टर फॉर्म में, ये बस नोटेशंस का ध्यान रखना है. और I इज नॉट इक्वल टू J लिखना है. क्यों? क्योंकि हमेशा या तो 1-2 होगी या 1-3 होगी या 1-4 होगी, इस तरह से ना फर्स्ट पार्टिकल पे बाकी सबकी फोर्सेस हैं, ये उन सबका वेक्टर सम है. ऐसे नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा या 2-2 फोर्स नहीं हो सकती. हमेशा कोई भी एक पार्टिकल पकड़ोगे उस पे बाकी सारे पार्टिकल्स ही फोर्स लगा रहे होंगे, तो I J के बराबर नहीं हो सकता. तो एक तो ये सब मैंने इंटरनल फोर्सेस ऐड कर दी, प्लस मान लो एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है ith पार्टिकल पे, उसको हमने Fi एक्सटर्नल ऐसे लिखना है. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली करना पड़ता है इस काम को, लेकिन ये 2 या 3 नंबर में कभी कभी डेरिवेशन आ जाती है. तो दिस इज द फोर्स, ठीक है, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल. सीधी सी बात हो गई यहां तक. नाउ बाय सेकंड लॉ, दिस इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन.
बाय सेकंड लॉ Fi इज Mi Ai वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन I इज नॉट इक्वल टू J Fij प्लस Fi एक्सटर्नल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको ये सेकंड लॉ से हो गया हमारे पास। ये है सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर ith पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, उसका एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं। जब आप यहाँ पर a के पैर में I डालोगे, मतलब वो सिंगल पार्टिकल, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, उसका ही एक्सेलरेशन आएगा यहां से। ठीक है, बट इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द n पार्टिकल्स, फॉर ऑल द n पार्टिकल, सबके लिए अभी हमें लिखना है, तो क्या होगा, इसी तरह की इक्वेशन होगी ना, I उसमें 1 होगा, 2 होगा, तो हम इसको समेशन कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगी समेशन Mi Ai। ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल था, अब हमने उसको I 1 to n सारे के सबको ऐड कर दिया। यहाँ पर भी एक और समेशन आ जाएगा, समेशन लगाना बस दोनों तरफ, ये पुराने वाला है I इज नॉट इक्वल टू J वाला, और यहां पर भी समेशन आ जाएगा। ये समेशन का सिंबल सब जगह लगाना है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ये वाली जो है हमारे पास टर्म, ये 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, here this term is 0, why, because all the internal forces cancel in pairs। ठीक है बच्चों, जरा इसको देखो ध्यान से। जब आप देखो यहाँ पे लिखोगे F12, तो कोई ना कोई टर्म कहीं और से भी आएगी, विच विल बी F21, फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट। तो ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है ना हमेशा, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे जितनी भी हैं 3 1 1 3 से कैंसिल हो जाएगी, 2 4 4 2 से कैंसिल हो जाएगी, इस तरह ये सब कैंसिल हो जाती है। सिर्फ ये इक्वेशन बचती है जो बाकी हमारे सामने है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू समेशन F एक्सटर्नल, ये। ठीक है, तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वही डेफिनेशन है एक्चुअली, और कुछ नहीं है, वहीं से आया ये जब हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका। और ये है टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल लिख देंगे यहाँ पे और ऊपर लिख देंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ इफ, नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं, पहले इसको आगे ले जाता हूं मैं, बस खत्म होने वाला है, इसको आगे ले जाते हैं इस इक्वेशन को। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी। तो यहां पर इफ मान लो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 0, लग ही नहीं रही, तो उस केस में फिर क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। चलो, तो ये प्रूव करना था हमें, जो हमने प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव कि अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है दैट विल बी कांस्टेंट। चलो जी, ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशंस इसके नोट्स भेजता हूं, जितना भी हमने आज काम किया इसको ऐड कर लो अपने नोट्स में।